नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नेट और जेआरएफ में आने वाली इकाई 7 में जो हिंदी कहानियां हैं उसकी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इस कहानी की लेखिका का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी किसकी है। ये कहानी श्रीमती राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जिसका छद्म नाम बंग महिला भी है, यानी बंग महिला के नाम से हम इसको जानते हैं। और हिंदी की ये प्रथम कहानीकार हैं। कौन? श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जी। छद्म नाम से अभिप्राय क्या है कि खुद की वास्तविकता को छुपाकर एक नाम लेना। देखिए, यहाँ पर जो इनका रचना काल है वो 1904 से 1917 के बीच में ये लेखिका के तौर पे सक्रिय रही। ये वो समय है जब भारत में अंग्रेजों का शासन है। ऐसे समय में एक भारतीय महिला के द्वारा लेखन कार्य सार्वजनिक तौर पर किया जाना बहुत ही कठिन या समस्याओं से भरा हुआ था। ऐसे में अपने भावों की अभिव्यक्ति छद्म नाम के साथ करना ज़्यादा सरल कार्य था, तो बंग महिला नाम इन्होंने अपनाया और इसी नाम से इन्होंने लेखन कार्य किया। इनका जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में बनारस में इनका जन्म हुआ। बंग महिला हिंदी नव जागरण की पहली छापामार लेखिका थी। पहली किसकी? हिंदी नव जागरण में जो लेखिका के तौर पे सामने आई, और छापामार यानी कार्य भी कर रही थी, लेकिन खुद को कहीं भी आगे लाकर नहीं, बल्कि लोगों को जागृत करने के लिए छद्म नाम से ये कार्य कर रही थी। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माताजी का नाम नीदरवासिनी घोष था। इनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। विवाह किससे हुआ? पूर्ण चंद्रदेव से इनका विवाह हुआ। 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। इनके 2 बालक थे, 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी इन्होंने विराम दे दिया। तो 1904 से 1917 का जो समय काल है, ये इनके लेखन का कार्यकाल है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख कहानी रचनाओं की। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में ये रचना की गई। कुंभ में छोटी बहू, इसका रचना काल 1906 ईस्वी है। दुलाई वाली, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ये 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेकिन किस रूप में प्रकाशित हुई? ये निबंध के रूप में प्रकाशित रचना है। भाई बहन 1908 ईस्वी में बाल भास्कर पत्रिका में प्रकाशन इसका हुआ। दालिया 1909 में भी इसका रचना काल है। और हृदय परीक्षा 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानी है। तो इनका कहानी साहित्य है, बंग महिला के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर चंद्रदेव से मेरी बातें जो इनकी कहानी है, इसकी मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो इस कहानी में मुख्यतः 2 पात्र हैं। कौन है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। एक तो भगवान चंद्रदेव और दूसरी स्वयं लेखिका यानी बंग महिला स्वयं है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं ने कहानी के रूप में प्रकाशित किया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक क्या है? निबंध है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि चंद्रदेव से मेरी बातें सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था। ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी मानी गई है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ये बाल मुकुंद गुप्त की निबंध रचना है, जो इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधन करते हुए लिखी है। तो यहाँ अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का भाव जो है वो शिव शंभू के चिट्ठे में अभिव्यक्त हुआ है, और वही तरीका यहाँ पर बंग महिला ने भी अपनाया है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। शिव शंभू के चिट्ठे में भी इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, और बंग महिला ने भी उसी को आधार मानकर वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है उनकी व्यवस्था पर इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है कि अगर पदोन्नति प्राप्त करनी है तो क्या करनी चाहिए? किसी की सिफारिश होनी चाहिए या फिर चापलूसी हो तो पदोन्नति निश्चित है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक
राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का बहुत ही सुंदर तरीके से सटीकता के साथ चित्रण किया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुका था और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में अगर देखें तो देश की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली हुई बेरोजगारी, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। जो उनका कुसुम नामक जो संग्रह है, इनकी पुस्तक, उसका संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है, यानी संबोधित कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, किसके साथ? चंद्रदेव के साथ। तो आइए अब कहानी देखते हैं। कहानी क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें। किसकी कहानी है? राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला की ये कहानी है। वो क्या कहती हैं? भगवान चंद्रदेव से संवाद करते हुए कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव किसको संबोधित कर रही हैं? चांद को, चंद्रदेव को संबोधित कर रही हैं। आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना, कि तुम या आप मुझसे बड़े हैं, इस ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, यानी लंबे समय से आकाश में आप निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? प्रश्न कर रही हैं। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, यानी जब से ये सृष्टि है तब से आप भी यही हो। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका रिटायरमेंट, महकमे में ट्रांसफर, बदली होने का नियम नहीं है कि क्या? देखिए, यानी आप स्थायी तौर पर हैं। कटाक्ष किस पर कर रही हैं? वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है, अंग्रेजी सत्ता पर कटाक्ष कर रही हैं अपने व्यंग्यात्मक शैली में। तो कहती है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता, गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते, यानी हमारी जो न्यायशील गवर्नमेंट है उसमें नौकरी करते, तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी आपका प्रमोशन हो गया होता। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, यानी आप अपनी पोस्ट के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान भारत के बहुत ही सुंदर सुंदर भूभागों के भ्रमण भी कर लेते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक भी बना लेते। क्या कह रहे हैं कि आप अब तक अपने कार्य पर लगे हुए हैं, अब तक अपनी पोस्ट पर हैं, यानी आप उसी तरह से प्रतिदिन आपका नियम बना हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी सरकार के अंतर्गत काम करते तो आपको ये सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाती। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, यानी परलोक बनाना, यानी हरि का नाम लेकर परलोक या रिटायरमेंट लेकर आपको परलोक के बारे में सोचना ही क्यों? आप तो अमर हैं। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, यानी देवताओं ने भी अपनी जाति के साथ पक्षपात किया। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो क्या हैरानी है, आश्चर्य ही क्या है। जब भगवान ने ही या देवताओं ने ही जब पक्षपात किया, तो अंग्रेज अगर भारत में रहकर अपनी जाति का पक्ष ले रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो हैरानी वाली क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी एक निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत के प्रभु कौन है, लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगी कि अगर आप अंग्रेज जाति की सेवा करना चाहते हो तो एक निवेदन पत्र भेज दो। किसके पास? आधुनिक भारत के प्रभु कौन है, लॉर्ड कर्जन है, उनके पास भेज दो। आशा है कि वो बहुत ही जल्द इसको स्वीकार कर लेंगे।
क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृशांग तो है ही नहीं। अधम यानी किसको कहा है? भारतवासियों को कहा है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को अधम ही मानते हैं। कृशांग यानी काले वर्ण के तो है ही नहीं, कृष्ण के समान अंगों वाले यानी काले तो है नहीं। जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनको गोरांग जाति कुपित हो जाएगी, क्योंकि आप तो चमकते रहते हैं। और अच्छी नौकरी देने में उनकी किनकी? अंग्रेजों की जो गोरांग गोरी जाति के लोग हैं, जो अंग्रेज, वो कुपित हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। भारतीयों को नौकरी देने में तो कुपित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृशांग हैं, कृष्ण के जैसे अंगों वाले काले हैं। जबकि आप तो गोर वर्ण के हो, तो आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। यानी भारत के भाग्य विधाता कौन बनकर आएंगे? लॉर्ड कर्जन आएंगे। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अंग्रेज हमारे भाग्य विधाता बने बैठे हैं। उन्होंने भारतीयों को दबा रखा है, उस पर अन्याय अत्याचार अपनी मन मर्जी से वो करते हैं, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यानी वो एक तो यहाँ पर जो उन्होंने कमीशन वो लेकर आए, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पताल का सा अंतर हो गया है। यानी आपके जो आपका लोक है, चंद्रलोक है, उसमें जो पहले से चला आ रहा था वही सब चल रहा है, लेकिन भारत भूमि पर बहुत कुछ बदल गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूरी से भली भांति न देख सकेंगे। यानी हमारी भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप हमसे बहुत दूर हैं। इतनी दूर होने के बाद आप हमारी हालत को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है, क्योंकि अमावस को चांद नहीं निकलता। देखिए, चांद के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को संबोधन किया जा रहा है, उसकी कुनीतियों को उजागर किया जा रहा है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। तो चंद्रदेव से वो विनती करती हैं कि जिस दिन अमावस्या हो, आपकी उस दिन छुट्टी होती है, तो आपसे निवेदन है कि आप उस दिन आएं और भारत को जरूर देखें। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन नए दृश्य देखने को मिलेंगे, नवीन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना, तो अवश्य ही ये उचित है कि आप अगर पूरे भारत को ना भी देख पाए तो भारत की जो दुर्दशा है वो राजधानी जो कलकत्ता है उसको देख लोगे तो भी पता चल जाएगी। वहां कल कारखानों को देखकर आपकी अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, यानी उनसे भी तेज निकले। यही क्यों, आपके प्रिय सहयोगिनी दामिनी यानी बिजली, जो मेघों पर आरोहण करके बादलों में रह करके आनंद से अटकेलियां किया करती है, वह बेचारी भी या मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। यानी इस समय में बिजली का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। भगवान निशानाथ यानी रात्रि के देवता, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी, बादलों में वास करने वाली, विश्व को मोहिनी सौदामिनी यानी बिजली अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यानी जब आप नहीं होते कहाँ चले जाते हैं, आप बादलों के पीछे चले जाते हैं, मेघमाला बटोरकर उसमें छुप जाते हैं, पर्वतों की ओट में चले जाते हैं, या सागर में डूबते हुए से प्रतीत होते हैं, सिंधु की गोद में चले जाते हैं। यानी जब आप डूब जाते हैं, रात्रि में अंधकार छा जाता है, तो इसी से चारों ओर आलोक फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, रात कैसी हो जाती है, दिन के समान हो जाती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं।
किसी के पास गज है, किसी के पास हंस है, किसी के पास बैल तो किसी का चूहा, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। यानी आपकी चपला कौन है? ये बिजली और अग्निदेव। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यानी जो वाहनों को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? या तो बिजली का या फिर अग्नि का। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। श्वेतांग यानी श्वेत रंग वाले या श्वेत अंगों वाले महाप्रभु गण कौन है? जो अंग्रेज सत्ता में आसीन हैं। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, बहुत आसानी से ही मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। आकाश में वास करने वाली जो विद्युत देवी यानी बिजली देवी हैं, उनको जिसको स्पर्श करने का किसी का साहस नहीं होता, अंग्रेज सत्ता में आसीन जो लोग हैं या जो अंग्रेजी सरकार के लोग हैं, वो उसे बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। देखिए, आश्रिता नारियां यानी नारियों का जीवन कैसा है, उस पर भी करारा व्यंग्य किया है। पराए घरों में यानी दूसरों के घरों में जो नारियां हैं, वो अपना जीवन कैसे जी रही हैं विवाह के बाद, या जहां पर भी वो अपना जीवन जी रही है, वो पूर्णतः दबाव में जी रही हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है? विद्युत की बात की गई है कि अंग्रेजों के हाथों में ऐसे दबाव में है कि नारियों की भांति चूं तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। जैसे नारियां दासी सा जीवन जी रही हैं, वैसे विद्युत भी दासी के समान हो गई है अंग्रेजों के अधीन होकर। हरिपदो भदवा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। सुरसरी यानी जो नदी है, उसके भी बुरे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। यानी सुरसरी नदी, गंगा नदी पर भी बांध बनाए जा रहे हैं। बंधन का मतलब बांधना, यानी क्या, किससे बांधना? बांध बनाना, बांधों के द्वारा बांधा जा रहा है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। यानी उसकी छाती पर भी ऐसे लगता है कि बहुत बड़े बड़े खंभों को गाड़ दिया गया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पराजिता परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है, वो तो सबको मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जंचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है यानी मोर है। किसकी बात कर रही हैं? शिव के पुत्र कार्तिकेय की बात कर रही हैं कि आपके देव सेना के जो सेनापति कार्तिकेय हैं, जो मयूर को अपने वाहन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेना भी फौजियों को देखकर फीकी पड़ जाएगी। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान इंद्रदेव इन्हीं सब विश्वम्योत्पादक अपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। भगवान चंद्रदेव को कह रही हैं कि हमारे विश्व में जो इस प्रकार के उत्पादन करने वाले अपूर्व दृश्य हैं, उनको देखने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए मैं आपको यहाँ बुला रही हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल अपनी ही रोशनी बपू में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। यानी खुद में ही कलंक है आप में, खुद के शरीर में ही उज्जवल शरीर, निज उज्जवल
वपु यानी तन में, शरीर में कलंक की कालिमा का आपने जो लेप कर रखा है, इसी के कारण आपको ये उपाधियां मिली है। कलंकी शशांक, शशधर, शाशा लांछन, इन उपाधि की मालाओं से आप विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, कहने का भाव क्या है कि सिंधु के पुत्र होने के बाद भी, सिंधु यानी जो बड़ा सागर है, उसके बेटे होने के बाद भी आप अपनी कालिमा को आज तक नहीं धो पाए, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की इच्छा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? यानी क्या वो ये कार्य नहीं करेंगे? देखिए, जो गज्जर महाशय की बात यहाँ आई है, वो एक दिलचस्प बात ये है कि रानी विक्टोरिया की कलकत्ता में जो मूर्ति थी संगमरमर की, उस पर काले धब्बे लगा दिए गए थे और उस काली को छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर का महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि ये रसायनज्ञ थे और बहुत सारे रसायनों की इनको जानकारी थी। उस समय के प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक शिक्षक और उद्योगपति भी थे। इन्हीं के प्रयासों से विक्टोरिया देवी की जो मूर्ति वहां लगी थी, जिस पर काले दाग लगा दिए गए थे, उनको छुड़ाया गया था। तो ये कहते हैं कि जब गज्जर महोदय के कार्य से विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काले दाग छुड़ाए जा सकते हैं, तो आपके मुख की कालिमा क्या छुड़ा नहीं पाएंगे? शायद आप ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, विदित का मतलब शायद आप जानते नहीं हैं इस बारे में कि आप पर और जब आपके स्वामी सूर्य देव पर हमारी इस पृथ्वी की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। इस बारे में चर्चा करते हुए वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी भूमि की छाया पड़ने से आप ग्रसित होते हैं या आप ग्रहित होते हैं। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है कि ये झूठा विश्वास है, झूठा भरोसा है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। भ्रम क्या है कि राहु के द्वारा आप ग्रसित होते हैं, जबकि आप राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते, आप हमारे भूमंडल की छाया से ही ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात बात में व्यंग्य किया गया है, किस पर? अंग्रेजी सत्ता पर। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। यानी भारत अब पहले जैसा नहीं है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। एक अन्य द्वीप पर रहने वाले शक्तिशाली गोर वर्ण वाले, गोरे रंग वाले महाप्रभु कौन है? यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता की बात चल रही है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है। जो भारत में परिवर्तन हो रहे हैं वो इन्हीं के कारण। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति है कि अब जो भारत पर में राजा महाराजा बच भी गए हैं, छोटे छोटे जागीरदार, वो भी काठ के पुतलों के समान हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। अंग्रेज जैसा आदेश देते हैं, वैसा ही वे करते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यानी उन्हें अपनी प्रजा से भी कोई लेना देना नहीं है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के संदिग्ध चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यानी यहाँ के डॉक्टरों से बहुत सारी शिक्षा ले पाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? धन्वंतरी की, जो सबसे बड़े वैद्य माने गए हैं। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहां
से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। देखिए, उस समय प्लेग का बहुत प्रकोप था, कलकत्ता में प्लेग की महामारी भी फैली थी, उसी का वर्णन वो यहाँ पर कर रही हैं। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यानी इन नई बीमारियों के बारे में अगर आप जानें तो आप यहाँ पर जरूर आएं। और किसके साथ आएं? धन्वंतरी के साथ। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम भी बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। यानी तब लेखन कार्य भी आसान हो जाएगा। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। किसकी मदद से? टाइपराइटर की मदद से। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ कि आपने मेरी बातों को स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। यहाँ पर वो निवेदन करती है चंद्रदेव से कि आएँ, भारत भूमि की दुर्दशा को देखें, भारत में अंग्रेज़ों के आने से क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या विकास हुए हैं या क्या बदलाव हुए हैं, उनको भी देखें। यहाँ पर सत्ता में आसीन जो लोग हैं वो किस प्रकार अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं, अंग्रेज जैसा कहते हैं वैसा वो कर रहे हैं, नारियों की दशा यहाँ पर कैसी है, उस सब का चित्रण वो इस कहानी के माध्यम से करती हैं और लोगों को बताना चाहती हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत को अपने अधीन कर रखा है, किस शैली में, व्यंग्यात्मक तरीके से या व्यंग्यात्मक शैली से। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।